नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं नौ प्रवाह। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में आज फूट देखने को मिली। आज का दिन दो सियासी परिवारों के लिए बड़ा मंगलकारी रहा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता पशुपति पारस ने एनडीए में कोई सीट न मिलने और लोजपा चिराग गुट को तवज्जो मिलने को अपने साथ अन्याय बताते हुए केंद्रीय कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। दूसरी खबर रांची से आई। सोरेन परिवार में भी कलह चरम पर पहुंच गई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली। ये पारिवारिक कलह केवल इन दो परिवारों तक ही सीमित नहीं है। पारिवारिक कलह का शिकार महाराष्ट्र की ठाकरे और पवार परिवार भी है और ऐसा ही कुछ बंगाल के बनर्जी परिवार से भी खबर आई। सवाल अब ये उठता है कि ऐन लोकसभा चुनाव से पहले परिवारों में उभरते कलह से किसको फायदा होने वाला है। एक सवाल यह भी है कि क्या इन परिवारों में कलह किसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जब हम इन घटनाओं को देखते हैं तो कुछ ऐसा ही लगता है। क्योंकि अब बात करें पासवान परिवार की तो लड़ाई में अक्सर पशुपति पारस को शून्य के तौर पर आंका जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाचा भतीजे की झगड़े में नुकसान तो लोजपा के दोनों गुटों को होने वाला है। पशुपति का सामर्थ्य समझने के लिए हमें थोड़ा पासवान परिवार के इतिहास में जाना होगा। रामविलास पासवान अपने भाई रामचंद्र पासवान, जो कि प्रिंस राज के पिता हैं, उनको राजनीति के केंद्र में रखते थे, जबकि पशुपति पारस को वो अपने गृह क्षेत्र अलौली से विधायक बनवाते थे ताकि उनके सहारे प्रदेश की राजनीति पर भी पकड़ बनी रहे। यही कारण था कि रामविलास पासवान राष्ट्रीय और पशुपति पारस प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। सन 2000 में जब नीतीश 7 दिन के सीएम बने थे, तब सुशील मोदी के साथ पशुपति पारस ही मंत्री बने थे। मतलब रामविलास के सियासी वारिस तब भी पारस ही थे। 2017 में भी जब नीतीश राजद का साथ छोड़ बीजेपी में आए तो फिर पारस ही नीतीश सरकार में मंत्री बने थे। रामविलास पासवान अपने छोटे भाई पशुपति पारस को कितना मानते थे, यह तब सामने आया जब 2019 में वह खुद राज्यसभा गए तो हाजीपुर की सेफ सीट पशुपति को दी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि वो चाहते तो बेटे चिराग को हाजीपुर से सांसद बना सकते थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर नीतीश के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई तो पारस नाराज हो गए थे। इस चुनाव में चिराग ने 143 उम्मीदवार उतारे, इनमें से 45 ने जेडीयू उम्मीदवारों को हराने में अहम रोल निभाया था। जब चिराग बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे तब पार्टी पशुपति पारस ही चला रहे थे। ऐसे में पशुपति को कमजोर समझना भारी भूल होगी। यह कुछ वैसे ही चूक है जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव की उपेक्षा करके की थी, जिसका फल समाजवादी पार्टी आज भी भुगत रही है। जाहिर है कि दोनों अगर एक साथ रहते तो ज्यादा मजबूत होते। दोनों की आपसी लड़ाई का नुकसान लोजपा को भी हो सकता है। अगर पशुपति पारस महागठबंधन की ओर से हाजीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ जाते हैं तो चिराग के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं अब झारखंड की बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी विधायक सीता सोरेन ने भी अपने परिवार से नाराज है। सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब खबर आ रही है कि उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है कि वो अब लोकसभा में अपने लिए उम्मीद तलाशेंगी और उनकी उम्मीदों को पंख लगाएगा एनडीए। सीता की नाराजगी उस समय से परिवार से है जब सोरेन परिवार का उत्तराधिकारी उन्हें न बनाकर हेमंत सोरेन को बना दिया गया था। दरअसल परिवार के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन थे। दुर्गा अपने पिता के साथ झारखंड आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद सीता सोरेन ने राज्य की राजनीति में कदम रखा। हेमंत सोरेन राजनीति के लिए अनिच्छुक बताए जाते थे। जिस तरह गांधी फैमिली में संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को जबरन राजनीति में आना पड़ा, कुछ वैसा ही हेमंत सोरेन के साथ हुआ। सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाने का भी विरोध किया था। तब किसी तरह उन्हें मना लिया गया था। जाहिर है कि वो आज अगर एनडीए के साथ जाती हैं या अलग रास्ता अख्तियार करती हैं तो जेएमएम का नुकसान होना तय है। फायदा तो सिर्फ भाजपा को ही दिखाई दे रहा है। वहीं महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे परिवार और शरद पवार के परिवार में कलह का फायदा भी बीजेपी ही उठा रही है।
एनसीपी तो पारिवारिक कलह के चलते बट ही चुकी है। शिवसेना में राज ठाकरे ने बहुत पहले ही अपनी राह अलग पकड़ ली थी। अब एनसीपी भी परिवार के विवादों में खत्म होने की कगार पे है। शिवसेना की असली लड़ाई का फायदा बीजेपी ने पहले ही उठाया है। आज भी अगर राज ठाकरे एनडीए में आ जाते हैं तो शिवसेना की खास सीटों पर उनके कैंडिडेट को लड़ाया जा सकता है। अब पवार परिवार की लड़ाई का मजा भी बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में भरपूर उठाना है। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भाई बबुन से नाराज हो गई हैं। हाल ही में उन्होंने यहां तक बयान दे दिया था कि उन्होंने अपने भाई से सभी तरह का रिश्ता तोड़ लिया है। उनके भाई ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी हर कोशिश करेगी कि ममता बनर्जी के भाई की नाराजगी का हर संभव फायदा उठाया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पता चलता है कि राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व के फूट का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता है। इन सभी पारिवारिक कलह का फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं। वो केवल ना ही इन पारिवारिक पार्टियों पर वंशवाद का तमगा लगाते हैं और बल्कि इनके फूट का भी फायदा भारतीय जनता पार्टी सीधे साफ तौर पर उठाती है। अब इन सभी फूटों का क्या भारतीय राजनीति पर फर्क पड़ेगा? लोकसभा 2024 के चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे के शिवसेना के खिलाफ लड़ने से एनडीए को फायदा होगा? इन सभी बातों का जिक्र अब हम 4 जून को करेंगे जब चुनाव के रिजल्ट हमारे सामने होंगे। तब तक नवप्रभा हमेशा से आपसे एक अपील कर रहा है, एक बहुत खास अपील कर रहा है कि जब भी आपके शहर में वोटिंग का दिन हो उस दिन पहले मतदान करें फिर जलपान करें। ये लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत मजबूत और बहुत बेहद जरूरी कदम है। तब तक के लिए देखते रहिए नवप्रभा लाइव। धन्यवाद, नमस्कार।